हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाली वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 10C स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन या फिर ये कह लो जो हमारा एक्सरसाइज 10C है ना, वो बेसिकली आपके मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड है। और भी एक थ्योरम है, वो बाद में डिस्कस करूँगा। पहले हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में जानेंगे। ये जो पहला क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो फिगर बना हुआ है इसमें PQRS जो है वो मिड पॉइंट है साइड AB BC CD और DA के। देखो ये PQR और S जो दिख रहा है ना, तो ये जो P है ये AB का मिड पॉइंट है, यानी बीचों बीच का पॉइंट। BC जो है उसका मिड पॉइंट Q है, CD जो है उसका मिड पॉइंट R है और AD का मिड पॉइंट S है। ओके, अब अपने को ये तीन चीज़ें यहाँ पर शो करनी है। सबसे पहले शो करनी है कि जो PQ है और जो AC है, देखो PQ कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, और AC ये वाली लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। साथ ही ये शो करना है कि जो PQ है वो इक्वल है हाफ ऑफ AC का, यानी AC का अगर अपन हाफ करेंगे तो PQ की वैल्यू निकल कर आएगी। उसके बाद हमको बताना है कि PQ और SR जो है वो पैरेलल हैं, और लास्ट में जब ये दोनों पता चल जाए तो हमको ये बताना है कि जो PQ SR है, यानी जो बॉक्स बना हुआ है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको ये डाउट क्लियर करता हूँ कि मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है, उसका कन्वर्स क्या होता है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अभी क्लियर रहेंगे तो आपसे एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बना लिया है, लेकिन पहले हम थोड़ा सा मिड पॉइंट थ्योरम समझेंगे कि वो होता क्या है। तो देखो, कभी भी किसी भी ट्रायंगल में अगर हमारे पास दो साइड के मिड पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि मान लो मेरा ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है, तो AB का मिड पॉइंट ये है, इसका नाम मैं E दे देता हूँ, और इधर जो AC है इसका मिड पॉइंट क्या है, F है। ठीक, तो अब E और F को मिलाने वाली, यानी जो मिड पॉइंट्स हैं उनको जो लाइन मिलाएगा ना, तो ये लाइन मैंने बना दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। तो रूल ये कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम का ये कहना है कि कभी भी इस टाइप से कंडीशन आता है तो ये जो EF होती है, यानी ये जो मिड पॉइंट वाली लाइन होती है, ये अपोजिट वाले जो साइड हमारे, ये वाला जो साइड है ना अपोजिट वाला, जैसे दो साइड तो हमने यूज़ कर दिया मिड पॉइंट का दे करके, तो जो थर्ड वाला साइड बच जाता है इसके मिड पॉइंट वाले लाइन के अपोजिट वाला जो साइड है ये, तो ये दोनों हमेशा पैरेलल होते हैं, यानी EF और जो BC होगा वो आपस में पैरेलल होगा। उसके अलावा एक चीज़ और बताया जाता है कि पैरेलल भी होंगे, साथ ही साथ क्या होंगे कि EF जो होगा वो हाफ हो जाएगा BC का, यानी EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये हमारा रूल कहता है कि अगर मिड पॉइंट दिया हुआ है तो आपका यहाँ पर ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, साथ ही साथ ये जो मिड पॉइंट वाली लाइन रहेगी ये थर्ड वाले साइड के अपोजिट वाले साइड के हाफ हो जाएगी। और उसी तरीके से इसका उल्टा बना करके भी कई बार क्वेश्चन आता है, यानी कि वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा कि EF जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, BC के। ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल बता दी जाएगी, साथ ही साथ बता दिया जाएगा कि ये जो मेरा EF है वो हाफ है BC का। तो आपको वहाँ पर फिर उल्टा बताना पड़ेगा। उल्टा ये बताओगे कि अगर इस टाइप से कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है, इसका मतलब कि जो EF होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। EF इज मिड पॉइंट। इस तरीके से आपको उल्टा करके पूछा जा सकता है। अगर मिड पॉइंट बता दिया गया है तो ये रूल फॉलो होगा, और अगर ये रूल बता दिया है तो समझ जाना कि वो जो होगा मिड पॉइंट होगा। इस टाइप से दोनों टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो सिंपल है। यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या बोला था कि आपको ये प्रूव करना है कि जो PQ है वो पैरेलल है हमारे AC का, और साथ ही साथ एक और चीज़ बोला था कि जो PQ है वो इक्वल है हाफ ऑफ AC के। ये दो चीज़ें हमको यहाँ पर प्रूव करनी थी। तो यहाँ पर देखो PQ कौन सी लाइन है, PQ ये वाली लाइन है, AC ये वाली लाइन है। तो आप क्या करो, यहाँ पर ट्रायंगल का यूज़ करो, ABC जो मेरा ट्रायंगल है ना इसका यूज़ करो। यहाँ पर लिखो इन ट्रायंगल ABC। अब ABC में हमसे क्या बोला था कि जो P है और जो Q है वो क्या है, मिड पॉइंट है। शुरू में ही क्वेश्चन में बताया गया था कि PQRS जो है मिड पॉइंट है AB का BC का। तो यहाँ पर आप लिखो कि P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। ठीक है, P और Q क्या है, मिड पॉइंट है AB और BC का, इसलिए हमारा जो PQ जो लाइन बनेगा वो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, हमारा पैरेलल हो जाएगा AC का। डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है कि जो PQ होगा वो हमारा AC का पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको रूल बताया कि अगर मिड पॉइंट रहते हैं तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाते हैं। साथ ही साथ ऑल्सो करके भी लिख सकते हो या फिर एंड करके भी लिख सकते हो, हमारा जो PQ होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में मिड पॉइंट है। बस इतना ही आपको करना है। ये आपको जो पहले से दिया हुआ था मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारी आपस में पैरेलल होगी, और ये वाली लाइन जो होगी हाफ हो जाएगी इस वाली लाइन के। बस खत्म खेल, और कुछ करना ही नहीं था। सेकेंड वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है। सेकेंड वाले में क्या बोला है कि आपको PQ और SR को आपस में पैरेलल प्रूफ करना है। PQ इज पैरेलल टू हमारा SR। तो इसके लिए आप कुछ मत करो, जो इधर हमारा SR वाला लाइन आया है और इधर जो हमारा AC लाइन आया है इसका यूज़ करो, और इनको आपस में मिड पॉइंट से क्या करो, पैरेलल वगैरह प्रूफ कर दो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ACD वाला जो ट्रायंगल है उसमें
इन ट्रायंगल ACD। अभी इस वाले ट्रायंगल में हमारा S और R जो है मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर लिखो S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ S किसका मिड पॉइंट है, AD का है, और R जो है CD का है, तो AD एंड CD, ठीक है। S और R जो है मिड पॉइंट है AD और CD के, इसका मतलब कि SR जो होगा, ये वाली जो लाइन होगी वो इसके पैरेलल होगी। तो यहाँ लिखो आप लोग SR इज पैरेलल टू AC, खत्म खेल। और उसके अलावा भी आप बता सकते हो कि जो SR होगा हमारा SR जो होगा वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ AC का। मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ भी काम करेगा। और जहाँ पर भी आप मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ कर रहे हो उसमें आप लोग साइड में ब्रैकेट में लिख देना, जैसे कॉन्ग्रुएंट वगैरह प्रूव करते हो तो लिखते हो ना कौन से रूल से किए हैं, उसी तरीके से यहाँ भी लिख देना यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर जरूर नोट कर देना, जैसे यहाँ पर भी लिख देना और यहाँ भी इसी चीज़ को उतार देना कि हमने ये जो बताया है ये मिड पॉइंट थ्योरम से बताया है। ओके, अब हम लोग को क्या बोला था कि PQ और SR को आपस में पैरेलल प्रूफ करना है। तो देखो PQ और AC पैरेलल है और SR और AC भी पैरेलल है, इसका मतलब कि PQ और SR भी पैरेलल होगा। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 ले लो, और यहाँ पर लिख दो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमको 1 और 2 से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारा PQ और AC पैरेलल था, साथ ही साथ SR और AC भी पैरेलल था। तो हमारा PQ और SR भी क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। यहाँ पर लिख दो PQ इज पैरेलल टू SR, खेल खत्म। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। थर्ड वाले हमको क्या बोल रहा था कि PQRS को एक आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। थर्ड में PQRS, ठीक है, इज पैरेललोग्राम, शॉर्टकट में इस टाइप से इसको पैरेललोग्राम लिखा जाता है। तो देखो अभी हमने यहाँ पर PQ और SR जो लाइन है हमारी, PQ और SR इन दोनों को आपस में पैरेलल प्रूव कर दिया। अब हम यहाँ पर पहले प्रूव करेंगे कि PQ और SR जो है हमारे वो इक्वल भी हैं। कैसे इक्वल हैं वो देखो। तो यहाँ पर हमारे इक्वेशन 1 में PQ इक्वल टू था हाफ AC का, और यहाँ सेकेंड वाले में SR भी जो है वो हाफ AC का इक्वल है, यानी कि दोनों का जो वैल्यू है वो क्या है, PQ और SR का बराबर है। तो यहाँ पर लिखोगे PQ या फिर इज इक्वल टू, पहले इस टाइप लिख दो आप लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर लेना और फिर लिख देना PQ इज इक्वल टू SR, है ना। और यहाँ पर आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 से हमको क्या पता चल रहा है कि जो PQ है वो SR का पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू SR एंड ऑल्सो साथ ही साथ PQ इज इक्वल टू SR। सो इसलिए हमारा जो PQ SR होगा ये क्या होगा, आपस में एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि पैरेलल भी है और आपस में इक्वल भी है। तो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। बस खेल खत्म, इतना ही आपको करना था इस वाले क्वेश्चन में। तो आई होप आपको मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ेगा और आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आने शुरू हो जाएंगे। So the next question is, a square is inscribed in an isosceles right triangle so that the square and the triangle have one angle common. Show that the vertex and the of the square opposite the vertex of the common angle bisect the hypotenuse। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि एक स्क्वायर है वो एक आइसोस्केल राइट ट्रायंगल वाले आइसोस्केल के अंदर बना हुआ है, इसलिए उन दोनों का जो एक क्या बोलते हैं एंगल है ना, वो एक कॉमन एंगल है। तो आपको ये शो करना है कि जो वर्टेक्स है स्क्वायर का जो कि अपोजिट में है वर्टेक्स ऑफ कॉमन एंगल, यानी कि जो दोनों का कॉमन एंगल है उसके अपोजिट साइड में जो हमारा वर्टेक्स बनेगा वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा हाइपोटेन्यूज को। तो अभी यहाँ पर ओरली शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पर दिया क्या गया है और इसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर हमने एक आइसोस्केल ट्रायंगल बना लिया है जिसका जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का है, इसीलिए इसको आइसोस्केल राइट ट्रायंगल बोला जाता है। आइसोस्केल का मतलब समझते हो ना, जिसके दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो हमारा AB और ये जो BC है ये दोनों आपस में इक्वल है, और ये जो मेरी AC है ना ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है। साथ ही साथ हमें बोला गया था कि इसके अंदर क्या हमारे पास एक स्क्वायर है, तो मैंने इसी के अंदर एक स्क्वायर बना लिया है और बोला गया था कि जो स्क्वायर बनेगा उसका एक कॉमन एंगल जो होगा वो मिलेगा हमारे इस वाले ट्रायंगल के एंगल से। तो यहाँ पर जब हम लोग इसका स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पर इसका वाला राइट एंगल यानी इस ट्रायंगल का जो राइट एंगल है और स्क्वायर का एक एंगल यहाँ पर मिलेगा। अब क्वेश्चन में ये बोला था कि आपको ये प्रूव करना है कि कॉमन जो एंगल है, ये वाला एंगल देखो स्क्वायर का भी है और ट्रायंगल का भी, तो इसी को कॉमन एंगल बोल रहे हैं। तो कॉमन एंगल के जो अपोजिट में हमारा वर्टेक्स है, यानी ये वाला वर्टेक्स जो P में हमारा बन रहा है, तो ये जो वर्टेक्स है ना ये हाइपोटेन्यूज को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये अपने को प्रूव करना है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग AP को और CP को अगर ये बता दें कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो
इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पॉइंट P है ये मेरे कंप्लीट लाइन AC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है बराबर बराबर दो पार्ट में डिवाइड कर देना। तो हमको मेन फोकस करना है AP और CP को आपस में इक्वल प्रूफ करने में। तो अब वो कैसे होगा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से। हमारे पास स्क्वायर है, इसका मतलब कि ये जो मेरा PR है ये वाला लाइन वो इक्वल हो जाएगा मेरे RB का, ठीक है, और फिर वो इक्वल हो जाएगा मेरा BQ का, और फिर वो इक्वल हो जाएगा मेरा PQ का। यानी ये चारों साइड जो होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि हमारा ये स्क्वायर है। अब नाउ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब ABC के हम लोग अंदर में क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो मेरा साइड AB है और ये जो मेरी साइड BC है ये दोनों इक्वल है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं AB इज इक्वल टू BC, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास अगर AB और BC इक्वल है तो अगर मैं AR और BR को प्लस करूँ और इधर से BQ और CQ को प्लस करूँ तो वो दोनों भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि AB के पार्ट कौन कौन से हैं, AR है और प्लस में BR है, ठीक है। तो इक्वल की साइड में BC के बदले में क्या लिख सकता हूँ, BQ और प्लस में CQ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो कि हमने अभी क्या किया था, BR को आपस में इक्वल प्रूफ किया था ना, किसके, BQ के, यानी BR और BQ क्या आपस में इक्वल हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस BR के बदले में BQ लिख सकते हैं। देखो इस तरीके से, इसको आप लोग चाहो तो इक्वेशन 1 बना दो या फिर नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। यहाँ पर लिखो आप लोग AR जो है, हम लोग BR, RB और BR एक ही चीज़ है ना, ध्यान रखना। पिछले बार मैंने यहाँ पर इसका नाम RB दे दिया था, इस बार BR दे दिया, चलो इसको मैं RB ही बोलता हूँ, फालतू में तो आप कन्फ्यूज हो गए। तो देखो RB और BQ तो आपस में इक्वल है, तो मैं क्या करूँगा, RB के बदले में BQ लिख दूंगा, इक्वल की उस साइड में BQ और प्लस में CQ। तो यहाँ से भी मेरा BQ, यहाँ भी BQ। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करता हूँ तो प्लस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट ही इसको कट कर देते हैं। यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में है, तो इक्वल के अगर अपोजिट साइड में तो डायरेक्ट कैंसिल किया जा सकता है, यानी सेम साइन के साथ है। तो हमारे पास बचेगा क्या, AR इक्वल टू CQ बचेगा। इसको अभी आप लोग यहाँ पर बॉक्स में क्लोज करके इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम दे दो। AR कौन सा है मेरा, ये वाली लाइन AR है, और CQ कौन सा है, ये वाली लाइन मेरी CQ है। अब आप लोग क्या करो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को पकड़ो और इसको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल CQP एंड दूसरा जो हमारा ट्रायंगल है PRA, ठीक है, PRA। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें कॉमन है ताकि ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए। तो सबसे पहले तो अभी हमने यही प्रूफ किया कि इसका वाला AR और इसका वाला CQ आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर लिख दो आप लोग कि जो CQ है वो इक्वल है हमारे AR के, इसका वाला CQ, इसका वाला AR, और दोनों इक्वल है, ये हमने अभी प्रूफ किया हुआ है। तो यहाँ पर शॉर्टकट में प्रूफ्ड लिख दो। उसके बाद देखो ये हमारा स्क्वायर था, तो स्क्वायर के जितने भी एंगल होते हैं सभी क्या होते हैं, 90 डिग्री के बनते हैं। यानी इधर अगर 90 डिग्री बन रहा है तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा। उसी तरीके से यहाँ अगर अंदर में 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। तो हमारा जो CQP वाला हमारा जो ट्रायंगल है इसमें एक एंगल 90 डिग्री का दिख रहा है और PRA में भी एक एंगल 90 डिग्री का दिख रहा है। तो हम लोग वही लिखेंगे कि एंगल मेरा जो CQP है वो इक्वल है एंगल PRA के, और दोनों हमारे इक्वल क्यों है कि दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं। तो ईच यहाँ पर 90 डिग्री लिख दो। अब उसके अलावा क्या कॉमन है, तो देखो यहाँ पर ये जो हमारा ट्रायंगल है इसका PQ और इस वाले ट्रायंगल का PR, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल हैं, क्योंकि हमारे ये क्या थे, स्क्वायर के चारों साइड थे ना। यहीं पर हमने देखा था ना PR और जो PQ आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड हैं। तो भी लिख दो कि इसका वाला PQ या फिर QP नाम दे दो, क्योंकि इधर से QP जा रहा है, और इसका वाला मेरा जो है AR, ठीक है। ये दोनों, सॉरी AR नहीं यार, कौन सा था, PR, ठीक है। तो इसका वाला P और इसको बना देता हूँ मैं R। तो QP और PR जो है इक्वल हैं, क्योंकि ये हमको पहले यहाँ पर दिया हुआ था। इसको आप लोग गिवन लिख सकते हो शॉर्टकट में। तो इसलिए अब देखो ये मेरा साइड एंगल और साइड वाले रूल्स ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहीं पर मैं कर देता हूँ, ज़्यादा पेज वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सो हमारा जो ट्रायंगल CQP है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्रायंगल PRA के। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके जितने भी पार्ट्स होंगे, चाहे वो एंगल हो चाहे साइड हो, वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम बता देंगे कि AP और CP भी जो होगा, जो कि इन दोनों का ही पार्ट है, वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो लिख दो AP इज इक्वल टू CP। और ये हमने कौन से रूल यहाँ फॉलो किया, तो ही करस्पॉन्डिंग पार्ट वाला, यानी जिसको हम लोग CPCT बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ से हमारा AP और CP अगर आपस में इक्वल प्रूफ हो गया तो हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो गया। बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप चाहो तो लास्ट में अगर टीचर बोलते हैं तो स्टेटमेंट लिख सकते हो। स्टेटमेंट को उठा करके यहीं से लिख देना, कहाँ गया ये वाला लास्ट में, द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर अपोजिट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द कॉमन एंगल बाइसेक्ट द हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर आप चाहो तो यही स्टेटमेंट को उठाकर यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से अपने डाउट्स हमसे पूछ।
तो देखो ये हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD एक पैरेललोग्राम है जो आपको दिख रहा है साफ साफ, जिसमें E और F जो है ना वो मिड पॉइंट है। ये देखो E वाला ये और ये F जो है मिड पॉइंट है। E जो है AB का मिड पॉइंट है और F जो है वो DC का मिड पॉइंट है। ओके, इफ़ GH इज़ ए लाइन सेगमेंट दैट कट AD EF एंड BC, यानी देखो यहाँ पर एक GH भी एक लाइन दिख रहा है आप लोगों को ना, ये क्या कर रहा है, ये AD को भी कट कर रहा है। देखो AD एक लाइन है इस तरीके से, EF ये वाली लाइन है और ये मेरी CB या BC जो बोलना चाहो कह सकते हो वो लाइन है। तो यहाँ पर तीन हमारे लाइन को ये जो GH है ना ये कट कर रहा है, AD को G में कट कर रहा है, FE को यहाँ पर P में कट कर रहा है और CB को यहाँ पर H में कट कर रहा है। अब आपको ये प्रूव करना है कि GP जो है वो इक्वल है PH के, यानी GP और PH ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये कैसे प्रूफ होगा, इसके लिए एक छोटा सा आपको नया थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। अभी आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है ना, अब आप पढ़ोगे इंटरसेप्ट थ्योरम। आइए मैं आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से उसको समझाता हूँ एकदम ईजी लैंग्वेज में कि इंटरसेप्ट थ्योरम होता क्या है और उसको यहाँ पर हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने उसका एक रफली डायग्राम बना लिया है, लेकिन पहले हम लोग इंटरसेप्ट थ्योरम समझेंगे कि वो क्या होता है। तो देखो इंटरसेप्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर आपके पास तीन पैरेलल लाइंस हैं, देखो मैं यहाँ पर तीन पैरेलल लाइंस बना लेता हूँ और उनको अगर कोई भी ट्रांसवर्सल कट करता है, तो अगर यहाँ पर ये जो हमारा इंटरसेप्ट बन रहा है, इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं वो समझो। जैसे ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसका नाम मैं रख देता हूँ x, इसका नाम रख देता हूँ मैं y, इसका नाम रख देता हूँ मैं z। तो x y की जो बीच की दूरी है ना वही इंटरसेप्ट कहलाएगी। मान लो यहाँ से x y जो है मेरा वो 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और अगर y और z भी अगर हमारा 1 सेंटीमीटर का हो जाए, यानी कि अगर एक ट्रांसवर्सल ने कट किया, तो ट्रांसवर्सल कट करता है तो कितने इंटरसेप्ट बनते हैं, तो एक इंटरसेप्ट यहाँ पर बनता है और एक इंटरसेप्ट यहाँ पर बनता है। तो तीन पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट करता है ना तो दो इंटरसेप्ट वहाँ पर बनते हैं। क्लियर है ये चीज़। तो जो दो इंटरसेप्ट बने हैं अगर वो दोनों आपस में इक्वल हैं, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो आप दूसरा कहीं से भी ट्रांसवर्सल कट कर लो, चाहे ऐसे कट कर लो, चाहे ऐसे कट कर लो, इसको बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा और, है ना, चाहे ऐसे कट कर लो, तो जितने भी ट्रांसवर्सल कट करेंगे ना उनका भी जो इंटरसेप्ट बनेगा वो भी आपस में इक्वल ही होगा। यानी कि जरूरी नहीं जैसे ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो सकता है ये 2 सेंटीमीटर का हो जाए, ये 3 सेंटीमीटर का हो जाए, एकदम तिरछा करोगे तो हो सकता है 4 सेंटीमीटर का हो जाए। लेकिन अगर एक ट्रांसवर्सल ने कट किया और उसके इंटरसेप्ट अगर आपस में इक्वल हैं, तो जितने भी ट्रांसवर्सल कट करेंगे ना उनके इंटरसेप्ट भी आपस में इक्वल होंगे। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, यानी ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में इक्वल होगा। ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक और ये वाला यहाँ से यहाँ तक आपस में इक्वल होगा। तो वही कब हम लोग यहाँ पर करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मेरा AD है, ये FE है और ये जो BC है, इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे आपस में, पहले तो पैरेलल प्रूफ करेंगे। पैरेलल प्रूफ करने के बाद हम लोग पहले से एक और काम कर लिए रहेंगे। हम लोग को चूंकि E और F जो है ना मिड पॉइंट दे दिया गया है, तो हम लोग ये शो कर देंगे कि जो मेरा DF है और जो मेरा FC है ये आपस में इक्वल है और AE और BE भी आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब कि अगर ये मेरा एक तीन पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल ने कट किया, तो अगर आप दूसरा नहीं भी प्रूफ करोगे, एक भी अगर आप लाइन ले लो और इसको प्रूफ कर दो कि ये जो ट्रांसवर्सल, देखो ये हमारे पैरेलल लाइन्स है ना, तो ये क्या कहलाएगा, जो DC है ये ट्रांसवर्सल का काम कराएगा। अगर हम लोग पैरेलल लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दे तो आपको कट हुआ भी दिखेगा। अभी यहाँ पर ये बगल में तो आपको बॉक्स की तरह दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रांसवर्सल भी कहलाता है, ठीक है। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि DF और FC जो आपस में इक्वल है, तो मेरा ऑटोमेटिकली जो इंटरसेप्ट थ्योरम है उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये भी एक ट्रांसवर्सल है, GH भी, और उसमें भी क्या होगा, PG और ये जो मेरा PH है या फिर GPPH जो भी हमको बुक में दिया होगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो मेन अपने को वही काम करना है। अब कैसे करना है वो समझो। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा ABCD है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। थोड़ा सा मैं इधर फोकस कर लेता हूँ अब इस साइड में। अब देखो यहाँ पर लिखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो इसमें मेरा AB और DC आपस में पैरेलल होंगे, AB इज पैरेलल टू DC। साथ ही साथ हमारा जो AD होगा ये लाइन और ये वाली BC ये भी आपस में पैरेलल होगी, तो AD इज पैरेलल टू BC। उसके अलावा पैरेललोग्राम क्या होते हैं, आमने सामने से इक्वल भी होते हैं, यानी कि जो AB जो होगा वो इक्वल हो जाएगा DC का और साथ ही साथ मेरा जो AD है वो इक्वल हो जाएगा BC का। तो AD इज इक्वल टू BC। हम लोग यूज़ करेंगे पहले इनका, ये जो हमारे दो पॉइंट्स मिले हुए हैं ना, बीच बीच के हमको पॉइंट दिए हुए थे कि E और F जो है वो मिड पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, AB के बदले में AE प्लस EB लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लोग AB के बदले में AE प्लस, या फिर एक बार ऐसे लिख दो कि जो AB है मेरा वो इक्वल है AE प्लस में EB का, ठीक है।
ये समझ में आ गया ना। हमने ए बी के बदले में क्या किया, ए बी को बता दिया कि वो ए ई और ई बी का ही प्लस है। साथ ही साथ हमारा जो डी सी है, डी सी जो ये वाला लाइन है, ये भी हमारा डी एफ और एफ सी का इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिख दो आप लोग डी एफ प्लस में एफ सी। ओके, अब हम लोग क्या जानते हैं कि ई और एफ भी क्या है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब कि ए ई और डी एफ भी आपस में इक्वल होंगे और फिर बी ई और सी एफ भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब ये होता है बीचों बीच का पॉइंट। तो अगर ये टोटल 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया। उस तरीके से ऊपर भी अगर 4 है तो ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, ठीक है। और नीचे ऊपर तो पहले से हमने इक्वल प्रूफ कर ही दिया है कि हमारे पैरेललोग्राम इसलिए इक्वल होंगे। तो इससे अपने को ये समझ में आता है कि मेरा जो ए ई है वो इक्वल है बी ई के, और फिर वो मेरा इक्वल है ये डी एफ के, और फिर वो मेरा इक्वल है किसका, एफ सी का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो ये पॉइंट्स हैं ना, 4 जो हमारे लाइन्स हैं, ये आपस में इक्वल हो गए। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग अब इसका यूज़ करेंगे, इसको अभी हम लोग यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। हम क्या जानते हैं कि ए ई और डी एफ के आपस में इक्वल हैं। देखो ए ई और डी एफ आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पर आप लिखो ए ई इज इक्वल टू डी एफ एंड ऑल्सो ए ई जो है वो पैरेलल भी है डी एफ का, क्योंकि अगर कंप्लीट मेरी ए बी और डी सी पैरेलल है तो उसके जो पार्ट्स होंगे ए ई और डी एफ वो भी आपस में पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये दो लाइन आपस में इक्वल और पैरेलल हैं तो ये जो मेरा ए ई एफ डी जो बन रहा है, या फिर ए डी ई एफ जो लिखना चाहो लिख सकते हो, ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। यहाँ पर लिखो आप लोग, सो मेरा जो ए ई एफ डी जो है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया हमने। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके जो बगल बगल के भी साइड होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। इसका मतलब कि मेरा जो ए डी होगा वो पैरेलल होगा हमारे एफ ई के, ठीक। इतना समझ में आ गया। अभी हमने क्या किया है, ये वाली लाइन और ये लाइन को आपस में पैरेलल प्रूफ कर दी। ये काम हमने जो इतना किया है ना वो इसीलिए किया ताकि ये दोनों पैरेलल हो जाए। अब हम काम करेंगे इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करने के लिए, और अगर ये दोनों भी पैरेलल प्रूफ हो जाएंगे तो हमारा जो टोटल कंप्लीट है तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा। वैसे देखो, अगर एग्जाम में पास टाइम नहीं है ना तो पूरा आपको करना भी जरूरत नहीं है, आपने इतना प्रूफ कर देना कि ये हमारा पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो आप लोग यहाँ पर लिखो सिमिलरली, उसी तरीके से हमारा जो बी ई और एफ सी है वो इक्वल और पैरेलल है। यहाँ पर बी ई इज इक्वल टू एफ सी एंड साथ ही साथ बी ई जो है वो क्या है, मेरा पैरेलल इक्वल भी है और पैरेलल भी है एफ सी का। तो इसलिए मेरा जो ये वाला बी ई सी एफ या फिर एफ सी जो होगा वो भी क्या होगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। और अगर ये मेरा पैरेललोग्राम हो गया, यहाँ पर लिख भी लेता हूँ मैं, चलो एग्जाम में अगर टाइम नहीं रहा तो ये सब मत लिखना, आप लोग डायरेक्ट बता देना कि ये दोनों भी हमारे पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि जो बी ई एफ सी होगा वो भी एक क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि आपस में उसके जो ये वाला साइड और ये साइड है आपस में इक्वल और पैरेलल हैं, तो ये भी पैरेललोग्राम हो गया। तो जो हमारा अगर पैरेलल है तो इधर वाली लाइन और इधर वाली लाइन भी क्या होगी, आपस में पैरेलल हो जाएगी और इक्वल भी हो जाएगी। तो इक्वल से भी मतलब नहीं है, वो तो हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पर आप लिखो कि जो मेरा ई एफ होगा वो क्या होगा, या फिर एफ ई यहाँ पर यूज़ किया वर्ड ना, तो यहाँ भी मैं एफ ई वर्ड यूज़ कर देता हूँ। एफ ई जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा बी सी के, ठीक है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो गए। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 ले लो, ठीक है। तो अब हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या समझ में आ रहा है कि ए डी और एफ ई पैरेलल है और बी सी और एफ ई भी पैरेलल है। इसका मतलब कि ये तीनों आपस में क्या होंगे, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखो ए डी जो होगा वो पैरेलल होगा एफ ई का, और एफ ई जो है वो पैरेलल है बी सी का, यानी तीनों जो है आपस में पैरेलल हैं। अब ये 3 लाइन हमने पैरेलल प्रूफ कर दिया। अब आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जिसमें आप बताओगे कि हमारा डी एफ और एफ सी जो है इक्वल है, इसीलिए हमारा जो जी पी होगा वो भी आपस में, जी पी और पी एच भी आपस में इक्वल होगा। चलिए मैं स्टेटमेंट जल्दी से लिख करके आपको समझाता हूँ कैसे लिखना है। तो देखो इस तरीके से एक सिंपल सा आपको स्टेटमेंट लिख देना है कि जो मेरा ए डी एफ ई और बी सी हैं ये क्या हैं, 3 पैरेलल लाइन्स हैं। ये वाले ए डी एफ ई और बी सी ये 3 पैरेलल लाइन्स हैं, इनको कट कर रहा है एक ट्रांसवर्सल डी सी। ये देखो ये जो डी सी ट्रांसवर्सल है ये इन तीनों पैरेलल लाइन्स को कट कर रहा है, और इस तरीके से कट कर रहा है कि जो डी एफ है और जो एफ सी वापस में इक्वल है, जो हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है। यहाँ पर लिखो सच दैट डी एफ इक्वल टू एफ सी। ओके, तो हम लोग अभी जो इतना काम किए हैं, ये देखो प्रूफ करने के बाद हमने जो इतना काम किया वो इसलिए किया है ताकि तीनों लाइन को आपस में पैरेलल प्रूफ किया जाए, क्योंकि हमको ये ए डी और ये जो बी सी था ये तो पैरेलल पता था, लेकिन बीच वाले को अपने को बोला नहीं गया था कि पैरेलल है। तो हमने ये जो काम किया है ये 3 लाइन को पैरेलल प्रूफ करने के लिए किया है ताकि हमारा जो इंटरसेप्ट थ्योरम है वो यहाँ पर आ सके, ठीक है। तो ये मैं सोचेंगे सर ये तो पहले ही सबने को पता था, तो हम लोग फिर इतना काम क्यों किए, तो हम लोग तीनों को पैरेलल प्रूफ करने के लिए किए। तो यहाँ पर अब लिखो कि जो डी एफ है और जो एफ सी है वो आपस में इक्वल है,
तीन पैरेलल लाइंस में। तो इसलिए जो ADFE और BC हैं वो एक और ट्रांसवर्सल से कट हो रहे हैं जिसका नाम है GH। देखो यहाँ पर FE और BC जो हैं वो GH से भी कट हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पर की जो दूरी है वो इक्वल है तो हमारी इंटरसेप्ट थ्योरम क्या कहता है कि जो दूसरे कितना ट्रांसवर्सल बनेंगे उनके भी बीच की दूरी आपस में इक्वल होगी, जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। जैसे AE और EB भी जो है मेरा वो इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो ये भी इक्वल ही होगा। यहाँ पर वही लिखोगे आप लोग कि ये जो कट हो रहे हैं वो GH से कट हो रहे हैं, इसलिए जो GP होगा और जो PH होगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल ही होगा। यहाँ पर इंटरसेप्ट थ्योरम हमने यूज़ किया, ये भी आप लोग जरूर बता देना। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि M और N जो हैं वो पॉइंट्स हैं अपोजिट साइड AD एंड BC पर एक पैरेललोग्राम ABCD में, यानी एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक साइड है हमारा AD BC, मान लो इधर इधर, उसके बीच में हमारे M और N दो पॉइंट्स हैं। बीच में तो नहीं लिखा है, बस पॉइंट्स बताया गया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि सच दैट MN जो है वो पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O, यानी जो MN जो लाइन है ना वो इंटरसेक्शन पॉइंट O से पास हो रहा है। अब ये O जो है वो किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये डायगोनल AC और BD का है, यानी कि एक पैरेललोग्राम है उसमें डायगोनल AC और BD हैं, उसमें पॉइंट O में वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो उसी में से जो MN है ना वो भी क्रॉस हो रहा है। तो आपको ये शो करना है कि जो MN है वो बाइसेक्टेड एट एंगल O, एंगल बोल रहा हूँ पॉइंट O। तो यहाँ पर जो हमारा MN जो लाइन जाएगा ना वो बाइसेक्ट होगा। अभी रुकिए मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तो देखो इसका कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से डायग्राम को। हमें बोला गया था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें M और जो N है दो पॉइंट हैं AD पर और BC पर, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है M और N ना, ये क्या कर रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं, यानी पास हो रहे हैं एक पॉइंट O से, ठीक है। और ये पॉइंट O जो इंटरसेक्शन पॉइंट O इसका नाम दिया था, तो ये किसका इंटरसेक्शन है, ये डायगोनल AC और BD का, इसका इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना वही O है। और M और N जो है ना वो भी O से ही पास हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर M आएगा और यहाँ पर N आएगा ताकि एकदम सीधा ये O से गुजर सके, ठीक है। तो अब अपने को ये प्रूव करना है कि जो MN जो लाइन है वो बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ पर O में, यानी कि यहाँ से M से लेकर के O तक ये जो लाइन हमारी है ना MO, ये इक्वल है NO की, यानी अगर M से O तक अगर 2 सेंटीमीटर है तो N से O तक भी 2 सेंटीमीटर होगा। यही अपने को प्रूव करना है। इन दोनों लाइन को अगर हमने इक्वल प्रूव कर दिया तो हमारा MN जो है वो ऑटोमेटिकली ये प्रूफ हो जाएगा कि वो बाइसेक्ट हो रहा है पॉइंट O पर। तो अब कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं, तो इसके लिए आप लोग कोई भी दो ट्रायंगल पकड़ लो, ये वाला ट्रायंगल पकड़ लो या फिर ये वाला ट्रायंगल पकड़ लो, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं इन दोनों को पकड़ता हूँ ऐसे तिरछा आपको, ताकि अच्छे से दिख सके। तो मैं क्या बोलते हैं इसको, MOA ट्रायंगल ले लेता हूँ और इधर से मेरा NOC ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लोग इन ट्रायंगल MOA एंड NOC, ट्रायंगल NOC, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। इधर से आप लोग CON और यहाँ से AOM भी दे सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, मैं फालतू उल्टा नाम दे दिया, चलो कोई बात नहीं चलेगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये वाली लाइन और ये लाइन मेरी आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। देखो ये वाला AD और ये वाला BC आपस में पैरेलल है। इस तरीके से एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ये जो डायगोनल है एक तरह से क्या कर रहा है, हमारा ट्रांसवर्सल काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये एंगल क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर कहलाएंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि MAO जो है, एंगल MAO जो है वो इक्वल हो जाएगा NCO के, एंगल NCO के। और क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि आपस में दोनों अल्टरनेट इंटीरियर थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसीलिए आपस में दोनों इक्वल हो गए। उसके अलावा मेरा जो AO है और इधर से जो मेरा CO है, ये दोनों भी क्या आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी ये वाला जो लाइन आया है ना DB, ये क्या किया है, AC को एकदम बीचों बीच से कट किया है। यही हमेशा पैरेललोग्राम में होता है। तो यहाँ पर आप लिखो कि AO और CO जो है आपस में इक्वल है, AO इज इक्वल टू CO। और क्यों इक्वल है, क्योंकि हमारा ये जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको इस तरीके से, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इस टाइप से बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एंगल साइड। अब एक देखो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये दोनों को हम लोग क्या जानते हैं, उल्टे साइड में होता है उसको वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। तो AOM या फिर MC नाम देता हूँ मैं, MOA दे देता हूँ, बेचारा ट्रायंगल का नाम भी हो जाएगा थोड़ा सा। MOA जो है वो इक्वल है हमारे NOC के, एंगल NOC के। और दोनों आपस में इक्वल क्यों, क्योंकि दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट है। तो वर्टिकली अपोजिट
एंगल्स। ठीक है, तो हमारा एंगल साइड और एंगल वाले रूल से ये दोनों क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो यहाँ पर लिखो आप लोग, सो जो हमारा ट्रायंगल MOA हमने नाम दिया था वो आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है हमारे ट्रायंगल NOC के। और दोनों कौन से रूल से हुए, तो एंगल फिर साइड और फिर एंगल वाले रूल से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ ही है। तो अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब जो इसके पार्ट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो ये वाला ट्रायंगल जो हमारा MOA है, इसका जो MO होगा वो इक्वल हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल NOC के NO के, यानी जो हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो MO और NO ठीक है आपस में इक्वल है, यहाँ नो लिख दिया हमने, चलो कोई बात नहीं चलेगा। तो ये हमारा कौन सा रूल हमने किया यहाँ पर फॉलो, तो CPCT किया, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और अगर MO और NO आपस में इक्वल है, इसका मतलब कि जो MN है वो बाइसेक्ट हो रहा है पॉइंट O पर। आप लोग चाहो तो लास्ट में लिख भी सकते हो, सो MN बाइसेक्टेड एट O। इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन होगा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको कोई भी रूल वगैरह नहीं लग रहा है, बस आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। सो जो हमारा 5th क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है PQRS ये वाला, ये एक ट्रेपीजियम है और इसमें PQ और SR जो है ना, ये दोनों साइड ये आपस में पैरेलल है। M जो है वो मिड पॉइंट है, यहाँ पर देखो M है ना, वो मिड पॉइंट है हमारे SP के, यहाँ पर लिखा हुआ है PS दिया हुआ है जो भी है। तो ए लाइन सेगमेंट MN पैरेलल टू PQ मीट QR एट N, यानी क्या हो रहा है कि एक लाइन सेगमेंट आता है M से स्टार्ट होता है, जो M हमारा मिड पॉइंट था ना, इससे एक लाइन बनता है सीधा, वो पैरेलल है PQ का, यानी नीचे वाले लाइन का पैरेलल है। तो ये मिल किस में जा कर रहा है, ये QR जो हमारा इधर वाला जो साइड है आपको शायद दिख रहा होगा QR, इसमें जाकर के मिल रहा है N के पास, यानी ये जो हमारा साइड था उसमें मिला और जो पॉइंट पे मिला उस पॉइंट का नाम दिया गया है N। तो आपको शो करना है कि जो N है ना वो भी मिड पॉइंट है QR के। तो यहाँ पर जो हमारा QR ये साइड है इसका मिड पॉइंट N है, यही हमें शो करना है। तो सबसे पहले तो ध्यान दो कि हमारा ये वाला और ये वाला लाइन पैरेलल है, साथ ही हमें बोला गया है कि MN और PQ भी पैरेलल है, यहाँ पर देखो बोला है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा MN और SR भी आपस में पैरेलल ही होगा, यानी तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको देखो इजी सॉल्व करना है ना, तो आप क्या करो, एक ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बना करके आप लोग मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ, और मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा तो फिर आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। आइए मैं कॉपी में समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है, और जैसे कि मैंने आपको चीज़ बताया कि सबसे पहले आप क्या करो, एक ट्रायंगल बना लो। तो हमने यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन जॉइन SQ, हमने S और Q को मिलाया और इधर से हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल बनने से फ़ायदा क्या हुआ, आपका तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा वो देखो। सबसे पहले तो अपने को यहाँ पर पता है कि ये जो हमारा ट्रायंगल SPQ है, तो हम लोग लिख लेते हैं इन ट्रायंगल SPQ। अब इस वाले ट्रायंगल में जो M है हमारा वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, SP का। ये जो हमको क्वेश्चन नहीं बोला था, यहाँ पर लिखो आप लोग M इज़ मिड पॉइंट ऑफ SP। ठीक है, SP जो हमारा साइड है उसका M जो है वो मिड पॉइंट है। साथ ही साथ हमारा यहाँ पर जो लाइन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब देखो इसका कुछ हमने नाम नहीं दिया तो इसका कुछ नाम दे दो, N के बाद क्या आता है O आता है, तो मैं O दे देता हूँ। तो मेरी ये जो लाइन है MO इस वाले ट्रायंगल के अंदर, और यहाँ मेरा जो PQ है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ऐसा अपने को क्वेश्चन नहीं बताया था कि MN और PQ पैरेलल है, इसका मतलब कि MO और PQ भी हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसमें आप लोग लिखो एंड MO इज़ पैरेलल टू PQ। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई कि हमारा ये मिड पॉइंट है और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, हमें मिड पॉइंट थ्योरम क्या बताता है कि अगर ये हमारा मिड पॉइंट है और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो जो हमारा इधर वाला जो पॉइंट आया है ना, ये भी थर्ड साइड का क्या होगा, मिड पॉइंट ही होगा। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर लिखो, सो ये जो मेरा O होगा, O इज़ मिड पॉइंट ऑफ साइड SQ। ठीक है, S और Q, यानी ये जो हमारा साइड SQ है उसका O जो होगा मिड पॉइंट होगा। ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर ये हमारा मिड पॉइंट है, दो लाइन पैरेलल है हमारे, तो ये जो थर्ड वाला पॉइंट हमारा जो है, ये लाइन सीधा जो जा रहा है, ये भी क्या होगा, हमारे थर्ड वाले साइड का मिड पॉइंट ही होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर लिख भी सकते हो ब्रैकेट में कि हमने यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ किया है, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़, तो ये तो हमने मिड पॉइंट प्रूव कर लिया अपने को, तो लेकिन इससे मतलब नहीं है ना, हमको मतलब है इस वाले N से। हमसे क्वेश्चन में बोला था कि जो N है उसको आपको मिड पॉइंट प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इस वाले ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखो नाउ इन ट्रायंगल SQR। अब SQR में हमारे पास जो O है वो इसका मिड पॉइंट है SQ का। यहाँ पर लिखो आप लोग C लिख दिया, O इज़ मिड पॉइंट ऑफ SQ। ठीक है, O जो है वो मिड पॉइंट है SQ का। साथ ही साथ मेरा ON जो और जो SR है, ये दोनों भी आपस में होंगे पैरेलल। ऐसा अपने को क्वेश्चन में तो नहीं दिया था, लेकिन देखो हो जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ। O इज़ मिड पॉइंट ऑफ SQ एंड यहाँ पर लिखो ON
इज़ पैरेलल टू एस आर, ओ एन और एस आर पैरेलल है। अब ये पता कैसे चला, तो ये हमें पता इस वजह से चल रहा है क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बोला था कि पी क्यू और एस आर पैरेलल हैं। शुरू में यही चीज़ बोला था कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर, और उसके बाद बताया था कि जो एम एन है वो भी पी क्यू का पैरेलल है। एम एन इज़ पैरेलल टू पी क्यू। तो अगर ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा है कि ओ एन और एस आर पैरेलल है। तो यहाँ पर फिर आ गया वही चीज़ मिड पॉइंट थ्योरम कि एक हमारा पॉइंट मिड पॉइंट है ये ओ वाला, और ये लाइन क्या है आपस में पैरेलल है। इसका मतलब कि ये जो थर्ड वाले लाइन में ये जो लाइन जाकर के एन में मिल रहा है ना, ये भी क्या होगा हमारा मिड पॉइंट ही होगा। तो यहाँ पर फिर से आप लिखो सो फाइनली, या फिर देयरफॉर करके हैंस करके लिखो ना, पहले सो एक बार यूज़ कर लिए ना वर्ड, तो इस बार हैंस करके लिख दो कि हैंस हमारा जो एन होगा इज़ मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू या फिर क्यू आर, ठीक है। और यहाँ पर फिर से वही लगा दो आप लोग मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें बस लिखना ज़्यादा है, बाकी समझ करके तुरंत आप लोग इसको सॉल्व दिमाग नहीं कर सकते हो, बस लिखने ही में जो टाइम लगेगा वो लगेगा। तो ये आपको ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उन्हें मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।